मेरे दोनों बच्चों को हम जो अपनी शिकायत लेकर इनके पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारपीट मेरे बच्चों के साथ शुरू कर दी। और उनके साथ और भी जो 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह मारपीट मेरे बच्चों के साथ की। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आ रही है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को। टिहरी जिले के केशव थलवाल मामले के बाद पुलिस पर उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के आरोपों ने फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। लमगांव थाना क्षेत्र केशव थलवाल की पुलिस पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने नरेंद्र नगर के एसओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। एसएसपी ने कहा है कि जांच में यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि आरोप झूठे पाए गए तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होगी। आरोपी पुलिसकर्मियों को जांच के दौरान अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में महिला ने बताया है कि उन्होंने 151 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके दोनों बच्चों के साथ मारपीट की। महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए आंसू बहाए और बताया कि पीड़ित परिवार किस कदर डर और त्रासदी झेल रहा है। मैंने ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखी थी और मुझे सारा प्रकरण मेरा दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि हाँ, ये कृत्य उसने किया है। मैं ये छोटी तरीके से कह सकती हूँ क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे ले आना चाहती थी कि जब मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए शांत हो गई। आज केशव भाई के साथ जन समर्थन पूरा है। अगर मेरे साथ होता तो मैं भी ये दूसरा केशव पैदा नहीं होने देती और इसको पहले ही हम उससे हटवा देते हैं एसएचओ पद से। आपके साथ क्या प्रकरण हुआ था? सर, मेरे साथ इन्होंने एक छोटी धारा लगाई 151 की और कब्जे की धारा, और उसी टाइम पे उन्होंने 2 मुकदमे और दर्ज किए, एक लॉकडाउन उल्लंघन, छोटी छोटी धाराएं में। और उसको इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा तूल दिया। मेरे दोनों बच्चों को हम जो अपनी शिकायत लेकर इनके पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारपीट मेरे बच्चों के साथ शुरू कर दी। और उनके साथ और भी जो 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह मारपीट मेरे बच्चों के साथ की। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आ रही है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को। और ऐसे लोगों को पुलिस सपोर्ट करती है। मैं उसके खिलाफ मैंने डीजीपी साहब से गुहार लगाई, फिर मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय गई कि जब एक पूर्ण बहुमत सरकार से मैं एक कार्यकर्ता के साथ वो ऐसा कर सकता है तो फिर वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मैं उच्च न्यायालय गई और वहां जाके मैं इसके खिलाफ जांच लाई। जांच 1 हफ्ते की थी, 1 हफ्ते में इसको पूरा करना था, लेकिन उस जांच को 1 साल लगा दिया गया। और वो गुंडे लोग जो शुरू से इसके संपर्क में रह के और मेरे को प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हीं के बयान लिए गए जांच में। मेरे किसी फेवर का कोई बयान नहीं लिया गया। उसके बावजूद मेरे पास इतने सबूत थे कि एसएसपी अपराध जो थे उस समय, प्रकाश चंदारिया जी थे शायद, तो उन्होंने इसको दोषी करार दिया जांच में। मेरे पास एविडेंस है, बहुत सारे पेपर मैंने टेबल पे रखे हुए हैं, मैं सब दिखाऊंगी, एक एक चीज दिखाऊंगी कि मैं कहाँ तक लड़ी हूँ। फिर इसके खिलाफ जांच भी आ गई, ये दोषी करार पाया गया, लेकिन मैं दोषी ना होते हुए भी आज तक दोषी बनी हुई हूँ। समाज में मुझे भरपूर बदनाम किया गया, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया। आज मुझे उस दृष्टि से देखते हैं, मैं केवल जी गई, बच्चे सामने देख के मैं जी गई, नहीं तो इसने आत्महत्या के अलावा तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कौन से थाने का प्रकरण था ये एसएचओ क्लेमेंट टाउन में था। कौन से साल की बात? 2021 की बात है। और बीच बीच में ये यहाँ पर आता रहा और भी बहुत सारे केस हैं इसके। कुछ लेडीजों ने पुलिस प्राधिकरण में भी केस शिकायत दर्ज की, मैंने भी की, पर इसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े हैं जो इसको बचा ले जाते हैं। जांच रिपोर्टों में दोषी आने के बाद भी इसमें विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हाई कोर्ट में भी सुना है, उनके जीजा हैं जिनके थ्रू इस केस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई।
चलो केशव के पास तो अभी जांच भी नहीं हुई है, कुछ ऐसा मैटर भी नहीं हुआ, तो 15 दिन की वो टाइम दे रहे हैं, केवल मैटर घुमा रहे हैं। वो फिर नए बंदे को करेगा। वो तो एक साइको टाइप का व्यक्ति है, उसे करना ही है, उसे क्रिमिनल बनाना है लोगों को। बस क्या आपका किस तरीके का प्रकरण था ये? कोई क्रिमिनल था या प्रॉपर्टी का मामला? सर प्रॉपर्टी का मामला था। उनके परिवार वाले बाहर रहते हैं विदेश में, और मेरे पास एक एक चैट्स हैं, एक एक एविडेंस है। उसने पहले हमें गिरफ्तार किया, मेल रात में 12 बजे मंगाई गई और फिर वो दिखाई गई। और जो मौके पे थे माफिया एक्ट जितने भी थे, रविंदर चौधरी देख लो, अरुण शर्मा देख लो, जितने भी थे, जिन्होंने बयान दिए, उनकी बाद में धर्मेंद्र रतोला ने फर्जी वसीयत बनवाई और मेरी को जो सही थी उसको गलत साबित किया, और जो वो थी उसने इस तरीके का काम किया। मतलब इतना भ्रम फैलाया उसने, जितनी उसमें ताकत थी। वो प्रॉपर प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, एक एसएचओ पे कितनी धन दौलत है। जांच होनी चाहिए। मैं रुकूंगी नहीं। अब हाई कोर्ट में ये प्रकरण जब खुला है तो मैं और कोई केशव तो पैदा होने नहीं दूंगी। मैं फिर से फाइल खुलवाऊंगी और इस पे लड़ूंगी। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद पुलिस पर लगाए गए ये गंभीर आरोप हैं। आईजी गढ़वाल ने मामले की जांच दूसरे जिले को सौंप दी है ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। देखिए, विगत 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि केशव थलवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा लमगांव पुलिस पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो घटनाक्रम बताया जा रहा है लगभग 4 माह पूर्व का है, जब इनको गिरफ्तार किया गया था। केशव थलवाल के विरुद्ध अभी तक 5 मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज हैं। इनका पूर्व में भी इस तरह का इतिहास रहा है कि इनके द्वारा निराधार आरोप पुलिस पर और अन्य व्यक्तियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व में भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं काफ़ी संगीन हैं और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है, इसी को देखते हुए आईजी रेंज सर के द्वारा इसकी जांच अन्यत्र जनपद में स्थानांतरित की गई है। साथ ही जिन पुलिस कर्मियों पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं उनको भी मेरे द्वारा अन्यत्र थानों में स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरा सभी से अपील रहेगी कि जिसके पास भी इस प्रकरण से संबंधित कोई साक्ष्य हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र जांच अधिकारी के पास अपने बयान दर्ज कराएं और अपने साक्ष्यों को दें। साथ ही बिना किसी प्रामाणिकता के किसी भी प्रकार की वीडियो को अथवा मैसेज को सर्कुलेट ना करें। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इन दिनों खेल प्रेमियों के लिए उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय खेलों की सफलता के बाद अब 4 दिवसीय एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें 17 देशों के लगभग 190 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और कहा कि तलवारबाजी हमारी परंपरा से जुड़ा खेल है, जिसकी झलक शास्त्रों से लेकर झांसी की रानी तक के इतिहास में देखने को मिलती है। का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। और हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग का एक कप होना निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को, व्यापार वालों को, सभी प्रकार से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का और उनके व्यापार का बड़ा माध्यम बनेगा। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर अन्य प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित हों। मैं श्री राजीव मेहता जी को, जो हमारे खेल फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव हैं, उनको इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने प्रतियोगिताएं करवाई हैं। ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको जहाँ और सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। यहाँ पर बिजली से संबंधित है, यहाँ पर साउंड से संबंधित है, उनसे सभी के लिए मैंने आज निर्देशित भी किया है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमने आउट ऑफ टर्न 4% का जो कोटा था खिलाड़ियों के लिए, उसको हमने फिर से शुरू किया है। अनेक खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं
वो हमने शुरू की है। अभी हमने पिछले दिनों ही सभी खिलाड़ियों को खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया था, उनको प्रोत्साहित भी किया, पुरस्कृत भी किया और आगे भी ये काम हम निरंतर करते रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों ने गत बैठक से अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, BSNL और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और PMGSY के तहत लंबित पुलों की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्योंकि दिशा की बैठक और साथ में आपदा भी, क्योंकि इस बैठक को हमने आपदा से भी जोड़ा है, क्योंकि मेरी रोडें इफेक्टिव हो गई हैं, मेरे बिजली के चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का बागेश्वर का जो हमारा बिजली का सप्लाई का केंद्र है वो भी इफेक्टिव हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा और कौसानी के क्षेत्र से जो बिजली दी जा रही है बागेश्वर के अंदर, उससे भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिवेशन आ रहा है, तो उसकी हम एक दीवार बनाने का काम और फटाफट उसको भी रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं, वो भी चालू हो जाएगी। जितने हमारे रोड्स टूटी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से काम कर रहे हैं। अभी हमने बड़ा अच्छा काम किया है कि बागेश्वर जनपद को मैं विशेष बधाई देता हूँ। जो स्टेट रोड थी, जो राज्य सरकार की सड़कें थी, उसको हमने PMGSY 4th में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि राज्य के पास बजट की कमी हो जाती है तो केंद्र सरकार सहयोग करती है, इसलिए हम CRF में भी पैसा देते थे। पहली बार हमने जो हमारी स्टेट की रोड थी, उन स्टेट की रोडों की 101 रोडें हमने बागेश्वर जिले की ली है। बागेश्वर जिले में 24 रोडों को हमने सैंक्शन कर दिया है और एक भारी भरकम बजट के माध्यम से जो हमारी राज्य सरकार की सड़कें हैं उनको PMGSY में अडॉप्ट करके उन सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण और कलवर्ट बनाने का, नालियां बनाने का काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष N रविशंकर, सदस्य डॉक्टर MC जोशी और PS जंगपांगी ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने आयोग के सदस्यों का औपचारिक स्वागत किया। बैठक में आयोग ने राज्य वित्त आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने अल्मोड़ा जनपद की स्थिति, उपलब्ध संसाधन और अब तक हुए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। बेरीनाग सेवा पखवाड़े के तहत GIC बेरीनाग में बहुउद्देशीय शिविर का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीराम टम्टा ने किया और बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने आंख, कान, गला सहित विभिन्न जांचें की और मरीजों का इलाज किया। ये हमारा 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस कार्यक्रम था, तब से हमारा सेवा पखवाड़ा चला है। अभी आज बेरीनाग में स्वास्थ्य शिविर चला है। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा 25 लोगों को इंस्ट्रूमेंट में बांटे गए हैं और सभी यहाँ पे जांचा हो रही है। उनसे लेकर के 25 किस्म की ब्लड की जांच भी फ्री हो रही है। तो जो बहुत दूर नहीं जा सकता है, जो अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ से जिले में जाना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट भी यहीं पे बन रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस शिविर में हम लोग की तरफ से जो विशेषज्ञ आए हैं वो नाक, कान, गला वाले हैं, आँखों के हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं और स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। और अभी तक 550 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो मरीजों को देखा जा चुका है OPD के तौर पे। 45 के करीब अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और 54 के करीब TB के मरीजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और एक्सरे हो चुके हैं और 135 के करीब लैब टेस्ट किए जा चुके हैं। रक्त कोष में जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पंजीकरण हुए हैं, वो 70 के करीब हो चुके हैं। रक्तदान शिविर अभी शुरू कर दिया गया है और अभी जो भीड़ है उसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि लगभग 750 के करीब यहाँ पर हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।